दोस्तों, आज मैं अंबेडकर विचारधारा, कुछ दलित लीडर्स और आज की राजनीति के बारे में अपने कुछ विचार आपके सामने रखना चाहूँगा। अभी हाल में एक बड़े दलित लीडर रामविलास पासवान, जो हमेशा अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता बदलते रहते हैं, कभी यूपीए के साथ, कभी एनडीए के साथ, जो भी सत्ता में आए उसके साथ जुड़ जाते हैं। उन्होंने हाल में एक बयान दिया। बयान किस मौके पे दिया? अभी आपको पता होगा, 1-1.5 महीने पहले एनडीए सरकार ने एंटी दलित एट्रॉसिटी एक्ट में जो एक प्रोविज़न है कि कंप्लेंट के बाद जिस पर आरोप लगाया जाता है उसको अरेस्ट करते हैं और उसको बेल का कोई प्रावधान नहीं है, तो इसको ढीला कर दिया गया इस सरकार द्वारा। और बाद में बहुत जब विरोध हुआ तो उस विरोध के बाद इस सरकार ने उसका वापस एक बिल पास किया कि ये जो एंटी एट्रॉसिटी बिल है पहले जैसा ही रहेगा, यानी इसमें इस प्रकार की बेल का प्रावधान नहीं रहेगा। तो जब इसी सरकार ने एक कदम लिया, जनता के दबाव में आके उस कदम को वापस लिया, तो रामविलास जी पासवान ने नरेंद्र मोदी को धन्यवाद का एक भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने ये भी कह डाला कि कांग्रेस तो ये अंबेडकर विरोधी थी, क्योंकि कांग्रेस ने 2 बार अंबेडकर के खिलाफ चुनाव लड़ा। अब पासवान जी जो बात कह रहे हैं वो आधा सच और आधा झूठ है। पहली बात तो हमें ये बताना चाहिए कि अंबेडकर कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। उनकी अलग पार्टी थी, जो पहले इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, बाद में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह। तो पहली बात ये है। दूसरी बात ये कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट अंबेडकर के ख़िलाफ़ लड़े थे, उसी के साथ इसी कांग्रेस ने अंबेडकर जी को लगातार अपने विचारधारा के आधार पे, उनके विचारों के आधार पे जगह जगह उनको महत्व देने की कोशिश की। उसमें पहली घटना ये है कि जब भारत की पहली कैबिनेट आज़ादी के बाद पहली मिनिस्ट्री बन रही थी, तो उस मिनिस्ट्री में अंबेडकर, जो कांग्रेस में नहीं थे, उनको भी कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया। और ये बात नेहरू जी ने भी अपने मन से की और गांधी जी ने भी इसका बहुत बड़ा समर्थन किया, पहली बात। दूसरा, जब भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष पद का निर्णय लिया गया, तो गांधी ने अपनी तरफ से कह दिया कि इसके लिए अंबेडकर सबसे उचित रहेंगे। और तीसरा, जो समाज में सामाजिक कानूनों के सुधार के लिए जो कदम उठाए गए, उसमें पहला कदम था हिंदू कोड बिल। उस समय पंडित नेहरू और अंबेडकर, इनकी ये सोच थी कि क्योंकि हिंदू समाज यहाँ सबसे बड़ा समाज है, उसके अंदर अगर सामाजिक कानूनों को सुधार किया जाए तो निश्चित रूप से अलग समाज के लोग भी इसके पीछे आएंगे और वो भी अपने समाज के कानूनों में बदलाव करने की शुरुआत करेंगे। तो ये बात के आधार पे हिंदू कोड बिल की ड्राफ्टिंग कमेटी की जिम्मेदारी भी डॉक्टर अंबेडकर को दी गई थी। निश्चित रूप से अंबेडकर और कांग्रेस, इनमें काफ़ी कई जगह पे मतभेद थे, कई जगह पे समानता भी थी। जो मतभेद थे वो इस बात पर थे कि जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं टैक्टिकल, यानी फौरी मामलों में उनके मतभेद रहे होंगे। पर जहाँ तक अस्पृश्यता के उन्मूलन का सवाल है, इसमें सबसे बड़ा जो आंदोलन जिसने शुरुआत की, मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने जगह जगह अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए पूरे कदम उठाए और इसको दूर करने की कोशिश की। और उसमें बार बार पूना पैक्ट का नाम लिया जाता है। पूना पैक्ट में जो कम्युनल अवार्ड था, उसमें एक तरफ मुसलमानों के लिए, दूसरी तरफ दलितों के लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी, सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान था। अब महात्मा गांधी इस बात पर अड़ गए कि दलितों को सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं देना चाहिए और उनकी जनसंख्या के हिसाब से उनको एक आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो इसके बदले सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं पृथक निर्वाचन क्षेत्र, के बदले रिजर्व आरक्षित
आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की बात, ये गांधी और अंबेडकर के पैक्ट में हुई। अब इसके ऊपर बहुत सारी आलोचना भी की जा सकती है, गांधी जी का विरोध भी किया जा सकता है, पर उस समय की मजबूरी ये थी कि अगर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, सेपरेट इलेक्टोरेट अगर हो जाता, तो देश के आज़ादी के आंदोलन की को एक कदम पीछे जाना पड़ता। और महात्मा गांधी का सबसे प्रथम जो उद्देश्य था वो था अंग्रेज़ों की सत्ता को भारत से दूर करना। तो इस प्रकार के कुछ मतभेद रहे, जिसमें गांधी ने कई बार शुरू में वर्णाश्रम धर्म की बात की, बाद में उन्होंने उसको काफ़ी बदलाव भी किया और उन्होंने कहा जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए। और कांग्रेस क्योंकि एक मिश्रित संगठन था जिसमें नरम, उदारवादी और काफ़ी अलग प्रकार के लोग भी थे, तो उसके कारण कई बार अलग अलग प्रभावों में कांग्रेस को अलग नीतियां लेनी पड़ी। पर मोटे तौर पर आज़ादी के बाद जब तक अंबेडकर जी जिंदा थे, वो इस सरकार के समर्थन में, इस सरकार के विरोध में खड़े रहे। समर्थन कहाँ किया उन्होंने समर्थन वहाँ किया जहाँ उन्हें लगा कि सरकार के इस कदम से दलितों को फ़ायदा होगा, और जहाँ उन्हें लगता था कि ये कदम सरकार का सही नहीं है तो उस बारे में वो विरोध भी करते थे। तो एक मिला जुला प्रसंग था। तो मुझे लगता है गांधी, कांग्रेस और अंबेडकर, इनके संबंधों को पूरे परिप्रेक्ष्य में, इनके विभिन्न पहलुओं को देखने की प्रक्रिया से ही हम वास्तविक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। जिस प्रकार पासवान कह रहे हैं वो उनका क्योंकि वो अवसरवादी राजनीति के खिलाड़ी हैं, जिधर उन्हें जाना पड़ा उसके हिसाब से वो चले जाते हैं सत्ता के लिए, अपने कैबिनेट मिनिस्टरशिप के लिए, अपने परिवार के सत्ता की प्राथमिकता के लिए। तो उनकी ये बात काफ़ी एक अवसरवादी बात है जो अंबेडकर और कांग्रेस के संबंधों के केवल एक पहलू को उजागर करती है। हमें पूरी तौर से देखना चाहिए कि आज अंबेडकर के विचारों का सबसे बड़ा विरोधी जो संगठन है, वो संगठन इतना चालाक है कि एक तरफ से अंबेडकर की मूर्तियों को माला पहनाता है, उनकी ऊपर से तारीफ़ कहता है, उनको प्रातःस्मरणीय कहता है। एक तरफ ये उनकी केवल प्रतिमा को ऊपर उठाने की कोशिश की जाती है। जहाँ तक उनके विचारों का सवाल है, अंबेडकर के विचार वो स्वतंत्रता, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय के लिए थे, जबकि आज पासवान जिनके साथ मिलकर सेंट्रल मिनिस्ट्री में मिनिस्टर हैं, वो बीजेपी की सरकार ये यहाँ हिंदू राष्ट्र लाने की बात करती है। आरएसएस के कई सरसंघ चालकों ने कहा कि हिंदू राष्ट्र है, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। और बीजेपी में अभी उनके अनंत कुमार हेगड़े ने कहा कि हमको तो संविधान बदलना है। आदित्यनाथ योगी जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा धर्मनिरपेक्षता तो आज़ादी के भारत का एक सबसे बड़ा झूठ है। तो पासवान इन शक्तियों के साथ मिलकर इनको सहारा देके उनको एक प्रकार से प्रमोट करते हैं और साथ में साथ खुद की अवसरवादी सत्ता को लेकर चलते हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि जो अंबेडकर के विचार थे, जिसकी पूर्ति आज़ादी के आंदोलन में थोड़ी सी हो सकी, उन विचारों को गहराई से ले जाने की कोशिश करना चाहिए। और जो विचार हिंदू राष्ट्रवाद के हैं, संकीर्ण राष्ट्रवाद के हैं, वो राष्ट्रवाद जो आज उन्माद खड़ा करके दलितों के अधिकारों पर रौंद रहा है, वो राष्ट्रवाद जो ऐसे मुद्दे उठा रहा है, गाय का और दूसरे जिससे दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, उसके खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है। मैं आपको याद दिला दूं, पासवान जी ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं और इनकी नाक के नीचे 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं, जो मुख्य घटनाएं हुई हैं, जो दलितों के लिए एक बहुत बड़ा उनके लिए सेटबैक है, उनके लिए एक पीछे हट है। पहले हमने देखा इसी सरकार के दौरान रोहित वेमुला की, जिसको सुसाइड कहते हैं, पर वो एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर था, एक व्यवस्था के कारण उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। ये एक दलित विरोधी बहुत बड़ा कृत्य इस सरकार में पासवान की नाक के नीचे हुआ। दूसरा, गाय के नाम पर जो एक तरह से मुसलमानों को लिंचिंग किया जा रहा है, उसी प्रकार से दलितों को मारपीट की जा रही है, जिसका उदाहरण हमें ऊना में देखने को मिला।
और ऊना की ये घटना के बाद रामविलास पासवान ने अपना मुंह नहीं खोला, यही कह दिया कि एक छोटी सी ये घटना थी। और तीसरा, जो लगातार हिंदू राष्ट्रवाद की बात कही जा रही है, उसके बारे में भी अंबेडकर अपनी किताब जो उन्होंने पार्टीशन या पाकिस्तान पे लिखी है, उसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि पाकिस्तान का बनना यहाँ के दलितों के लिए एक बहुत बड़ी शोकांतिका होगा, एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि पाकिस्तान के बनने से हिंदू राज के बनने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और आज जो हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, उन्हीं के साथ मिलकर इस प्रकार के अवसरवादी नेता जो पासवान जैसे हैं, रामदास आठवले जैसे हैं, उदित राज जैसे हैं, वो अपने निजी रोटियों को सेकने के लिए अंबेडकर के विचारों को ताक पे रखकर एक ऐसी दिशा में ले जा रहे हैं जिसमें दलितों का भविष्य बहुत कमज़ोर है। और तीसरा, इसी में मैं जोड़ दूं, भीमा कोरेगांव में जो दलितों पे अत्याचार हुआ, वो भी इसी सरकार के केंद्र में शासन के दौरान हुआ, और उस पर भी हमने इन तथाकथित दलित नेताओं की किसी बयानबाजी, विरोध को हमने नहीं देखा। तो दोस्तों, मैं अपील करता हूँ कि आज अगर हमें अंबेडकर के सिद्धांतों को आगे ले जाना है, तो वो राजनीति जो संकीर्ण राष्ट्रवाद में विचार रखती है, जो संकीर्ण राष्ट्र प्राचीन ग्रंथों के मूल्यों को आज के समाज में लाना चाहता है, उस राष्ट्रवाद के विरोध में वो राष्ट्रवाद जो आज़ादी के आंदोलन से उभरा, जिसमें अंबेडकर ने अपने मूल्यों का योगदान दिया, और ये मूल्यों का योगदान भारतीय संविधान के माध्यम से हमें देखने को मिला। इसी रास्ते पर हमको चलने की ज़रूरत है। और ये अवसरवादी नेता जो एक संकीर्ण आधा सच कहकर अपनी बात को सामने रख रहे हैं, इस प्रकार के नेताओं की असलियत, सच्चाई को पहचानने की ज़रूरत है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।